Hello everyone, I will welcome each and every one of the class 12 present on that side on the live physics VK channel. So good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. As you all know that we always gathered on this platform to continue the class 12 physics, and as you all be aware about that, we are dealing with the chapter named as the EMI, means we are dealing in the name chapter electromagnetic induction. So in the EMI some of the lectures has been given, and I hope you all have been gone through those two lectures. And if I quick recall about you that the first lecture was on the Faraday's concept, जहाँ पे हम लोगों ने magnetic flux और जहाँ पे हम लोगों ने EMI क्या होता है, क्यों होता है, फैराडे ने क्या लॉ दिए, लेंजेस ने उसके लिए क्या डायरेक्शन बताई, हम लोगों ने उस चीज को कंसीडर किया. Second lecture was totally based on the motional EMF, यानी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में EMF इंड्यूस किया बट ड्यू टू द मोशन मींस हम लोगों ने एक आर्म ऑफ द कॉइल को मूव किया जिससे हम लोग एरिया को चेंजेस कर पाने में पॉसिबल हो पाए, और एरिया अगर चेंज होता है तो फिर वही फ्लक्स चेंज हुआ तो उससे EMF इंड्यूस हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट भी हुआ. तो देखो ये सारी चीजें अब तक हमारी हो चुकी हैं. टुडेज लेक्चर इज नॉट फॉर द एनी फ्यूचर और फर्दर डेरिवेशन, तो आज हम लोग कोई आगे का डेरिवेशन में नहीं जाएंगे. दिस लेक्चर इज बीन टोटली बेस्ड ऑन दी सम टिपिकल टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो अब तक के पार्ट्स में रिलेटेड हैं. तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा, उनके वे, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, मींस कॉन्सेप्ट वही होने वाला है जो हमारा पुराना है, बट आज वाले न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी नई इन्वॉल्वमेंट, थिंकिंग प्रोसेस, दैट्स व्हाई आज वाले न्यूमेरिकल को आप हॉट्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं. सो देयर इज वन सिंगल न्यूमेरिकल जिसको हम लोग अभी स्टार्ट करने जाएंगे, बट लेट मी टॉक अबाउट दिस न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑफ ऑल. ये दिस न्यूमेरिकल जो अभी हम लोग जिसके बारे में बात करने जाएंगे, दिस न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल कम डेरिवेशन टाइप में है. मतलब ये न्यूमेरिकल की कैटेगरी में आता है. मतलब अगर आप इसे सर्च डाउन करने जाएं एनसीईआरटी के मेन कोर्स बुक में, जो हमारी कोर्स बुक होती है ना सिलेबस वाली, जिसमें हमारे पास सिलेबस लिखा होता है, सिलेबस कंटेंट है और फिर उसके बाद सिलेबस को एक्सप्लेन किया होता है, बाद में एक्सरसाइज होती है, तो वो जो सिलेबस कंटेंट है वहां पे आपको ये नहीं मिलेगा. देखो ये चलता आ रहा है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स बहुत वैरायटीज में है, आप लिमिटेड नहीं रख सकते किसी भी यूनिट को, किसी भी चैप्टर को. तो वो कई बार है ना बियॉन्ड लिमिटेशंस चला जाता है. लिंक्स को जनरेट या लिंक्स को कनेक्टेड किया जाता है, पहले लिंक्स बनाए जाते हैं, फिर लिंक्स को कनेक्ट करके एक स्पेशल टाइप का मॉडिफिकेशन डेरिवेशन बना दिया जाता है जो सीबीएसई हमसे पूछता है. ऐसा पूछा गया है. सो द डेरिवेशन जो मैं आपसे स्टार्टिंग से डिस्कस करता रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी हम लोगों ने ऐसा किया था, वो सर्कुलर रिंग वाला. फिर हम लोग जब मैग्नेटिक में गए तो हम लोगों ने, यू रिमेंबर एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो आफ्टर द टोरॉइड एप्लीकेशन था, जिसमें हम लोगों ने एक थिक वायर के इनसाइड और आउटसाइड निकाला. तो ये भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, मेन कोर्स में नहीं है. हाँ एग्जाम्पल में है तो डेफिनेटली आप ये नहीं बोल सकते आउट ऑफ सिलेबस है, बट हम लोग है ना एग्जाम्पल को एज अ न्यूमेरिकल रख लेते हैं हर बार. वी ऑलवेज ट्रीट लाइक दैट कि जब भी कोई ऐसा डेरिवेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में या तो एग्जाम्पलर में या किसी रेफरेंस बुक के न्यूमेरिकल में आता है ना, तो हम उसे न्यूमेरिकल कैटेगरी में रखते हैं. और हमारा एक हैबिट है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को ना सेकेंडरी एस्पेक्ट देते हैं, हम उसे सेकेंडरी मानते हैं. प्राइमरी क्या मानते हैं हम? डेफिनेशंस को और डेरिवेशंस को प्राइमरी कंसीडर करते हैं, और फिर हम लोग सेकेंडरी में न्यूमेरिकल्स को देखते हैं. हम पहले यही ट्राई करते हैं कि चलो पहले डेरिवेशन कर देते हैं, बाद में इफ आई गॉट द टाइम आई विल डू द न्यूमेरिकल. दैट इज द मेन पॉइंट जहां पे फिजिक्स में आप पीछे रह जाते हैं, फिजिक्स में आप लैग रह जाते हैं. दैट मींस साइमल्टेनियस प्रैक्टिस ऑफ द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दैट टॉपिक. बट यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आ जाते हैं जिनमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, मतलब वो खुद एक एक्सप्रेशन टाइप में होते हैं. तो आज ही हम लोग ऐसा ही एक क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो सीधा सा बात है, मैं तो आपको कहूंगा कि आप इसे डेरिवेशन की तरह ट्रीट करें, आप इसे न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट मत कीजिए, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल जस्ट इसके बाद होंगे. क्योंकि ये फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में बनाएंगे, जो न्यूमेरिकल खुद होगा, इसमें जो हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे वो आगे जाके फ्यूचर न्यूमेरिकल्स में यूज होगा.
ओके, सो आई विल गिव यू द टॉपिक ऑफ दिस, और अगर मैं इस टॉपिक को पर्सनली एज अ डेरिवेशन की तरह ट्रीट करता हूं, सो आई विल गिव, और आई यूज्ड टू कॉल दिस एज अ EMF ड्यू टू rotation of coil, due to rotation of, sorry my mistake, rotation of the rod. अब के पास एक रॉड है, रॉड को रोटेट करना है। देखो अब तक हमारा ईएमएफ बनाने का कॉन्सेप्ट हम लोग ऐसे बना रहे थे, ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, व्हेनेवर द फ्लक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया। ओके, अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इट इज बीइंग BA cos थीटा। So how the flux can be changed? It can be changed by changing the magnetic field, वो हमने करके देख लिया, मैग्नेट को आगे पीछे मूव करके, by changing the area। तो एरिया को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर यानी मोशनल ईएमएफ में डन किया, उसके बारे में बात की हमने, एरिया को कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज किया। अब जो तीसरा फैक्टर रह जाता है वो थीटा। थीटा मींस एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर मतलब जो आपका कॉइल का एरिया, कॉइल, क्योंकि अब तक हमारे पास एक कॉइल थी, चाहे मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जा रहे थे, लास्ट केस में PQRS एक कॉइल शेप था जिसमें हम उसका एरिया इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे। बट आज वाला जो टॉपिक है वो कोई कॉइल नहीं है, वो कॉइल नहीं है, वो क्या होने वाला है, रॉड होने वाला है। तो बेसिकली आप इसे हॉर्स की ही कैटेगरी में रखेंगे और इसे हॉर्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये आपका हॉर्स एक न्यूमेरिकल कम डेरिवेशन है, तो ये आपके कहते हैं बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन न्यूमेरिकल की फॉर्म में आया है। एंड इन द असाइनमेंट व्हेन यू विल ओपन द असाइनमेंट लिंक टू दिस लेक्चर, इस लेक्चर की जो असाइनमेंट जब आप ओपन करेंगे, द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको अवेलेबल मिलेगा, दैट फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया, कि वो किस लैंग्वेज में आपसे न्यूमेरिकल इस डेरिवेशन को पूछेगा, क्योंकि वो इस डेरिवेशन को ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल की फॉर्म में है, तो क्वेश्चन पैटर्न है उसका, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। द फर्स्ट न्यूमेरिकल या फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आज के असाइनमेंट में, इस लेक्चर के असाइनमेंट में मिलेगा, वो आज के डेरिवेशन का क्वेश्चन फॉर्मेट है। बट मैं यहाँ पे उसे क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को मेंशन करते हैं तो हम लोग उसे न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट करके लेफ्ट कर देते हैं। तो मैं आपके इसी डेरिवेशन को आपके रेगुलर डेरिवेशन में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं आपको कहूंगा ये हमारा डेरिवेशन है भाई, बट ये बोर्ड में पूछा जाता है, आप एनसीईआरटी ढूंढेंगे तो आपको शायद ही मिलेगा, नहीं मिलने वाला। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो हियर व्हाट वी हैव अ रॉड, हमारे पास क्या है, एक रॉड है ऑफ लेंथ स्मॉल l। सो वी हैव अ रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल l which is being placed, जिसे आप लोगों ने रख दिया कहां पे, in a uniform magnetic field. So we have a rod of length L which is placed in a uniform magnetic field small capital B. तो आप लोगों ने इसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। ओके, नाउ द वन एंड ऑफ द रॉड इज गेट फिक्स। आपने रॉड का एक एंड क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, मतलब एक एंड को परमानेंट कर दिया। एंड नाउ यू आर अलाउइंग द फोर्स, ऑब्वियसली बात है आपको अब फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी। सो नाउ वी आर अलाउइंग द फोर्स टू एक्सर्ट ऑन द अदर एंड। तो हम अदर एंड पे फोर्स अप्लाई करने जाएंगे। तो अगर आप एक एंड को फिक्स करते हो, व्हेन यू फिक्स द वन एंड एंड यू विल अप्लाई द फोर्स ऑन द अदर एंड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस रॉड इज गोइंग टू रोटेट। ये रॉड अपनी एक्सिस पे घूमना शुरू करेगा and it will come back to the final. Let's suppose one rotation हो गया. So let's suppose this rod is being rotating with constant angular velocity omega. Since rotational motion है तो obviously बात है उसकी velocity को हम लोग क्या बुलाएंगे, angular velocity omega. So what we have, so let's talk about the consideration. So let us consider a straight rod. स्ट्रेट रॉड, प्लीज इस पे ध्यान देंगे, ये खुद ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे रॉड की बात हो रही है, कॉइल की बात नहीं हो रही है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। Here the teacher is talking about the rod. So here we are consider a straight rod of length L. Length L placed in a uniform magnetic field. आप लोगों ने उसे कहां रखा,
एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में आपने रखा और हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। ओके, नाउ विद वन एंड फिक्स, एक एंड को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, परमानेंट कर देते हैं। लाइक मैंने इसे कर दिया तो वो हमारे लिए सेंटर का काम करेगा। एंड अलाउ टू रोटेट, आपने एक एंड को फिक्स कर दिया और फिर उसे रोटेट होने दिया विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आपका रॉड या आपका जो रॉड है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे रोटेट कर रहा है, उसकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा। नाउ बिफोर गोइंग टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, पहले मैं थ्योरेटिकली इसके बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, पहले आपके पास क्या था, रॉड था। रॉड सिंपल एक रॉड था, पतला सा। और रॉड के बारे में आप जानते हैं कि हम किस चीज को रॉड बुलाते हैं, हम लोग उस शेप को या उस एलिमेंट को रॉड स्पेसिफाई कॉल करना शुरू करते हैं जिसमें लेंथ इज मोर कंसीडरेबल एज कंपैरिजन टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसमें लेंथ ज्यादा कंसीडरेबल है, यानी लेंथ बड़ा है एरिया के कंपैरिजन में, तो हम उसके एरिया को नेग्लेक्ट करते हैं। तो रॉड का एरिया नहीं है यहाँ पे। तो अगर रॉड के पास एरिया ही नहीं है तो इनिशियली ये जो रॉड है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस रॉड से पास हो रहा है, 0। बट अब आपने इसे रोटेट करवाना शुरू किया, तो आपने इसे रोटेट करवाया और मान लीजिए आप यहां से शुरू हुए थे और यहीं पे वापस आ गए, मींस वन कंप्लीट रोटेशन। अब जब आपने वन कंप्लीट रोटेशन लिया, व्हेन यू कवर द वन कंप्लीट रोटेशन, तो जैसे जैसे ये रॉड वन रोटेशन पे आने लगी, तो देखो ये जो डॉटेड लाइन है दैट आई ड्रॉ विद बाय यूजिंग द ब्लैक मार्कर, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ दिस यूनिफॉर्म, पाथ ऑफ दिस रॉड। तो इस रॉड का पाथ को दिखा रहा है कि भाई ये रॉड यहां से होते हुए एंड इट इज कंप्लीटेड द वन सर्कुलर मोशन, मतलब एक रोटेशनल मोशन कंप्लीट किया। सो ड्यूरिंग दिस वन कंप्लीट रोटेशन ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड के साथ टच होता हुआ गया। टच होने का मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ लिंक होती हुई गई। तो लिंक होती हुई गई, तो पहले आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं हो रही थी, बट जैसे ही आपने एक वन कंप्लीट रोटेशन किया, in that one complete rotation there are some magnetic field जो आपके साथ लिंक हुई डेफिनेटली। तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो मेरे एरिया के अंदर आ गई जब मैंने एक रोटेशन किया। सो डन है। तो अब इस चीज को समझते हैं जो फैराडे ने हमें कॉन्सेप्ट समझाया था। व्हाट वाज द फैराडे लॉ? ही सेज EMF induced is always equal to d phi by dt। तो फैराडे क्या बोलता है, EMF तब इंड्यूस होगा जब फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इस टाइम में, ध्यान से समझना इस बात को, इसका कहने का मतलब है dt टाइम में कितना फ्लक्स लिंक हुआ, कितना फ्लक्स चेंज हुआ जो आपके पास था। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप ये मानते हैं ये आपका कॉइल है, मैं स्टार्टिंग वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मेरा एक कॉइल था, सर्कुलर लिया था, मैं यहां रेक्टेंगल ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक मैग्नेट को उसकी तरफ मूव करता हूं। आई गेट इट मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। तो मान लेते हैं जब मैग्नेट दूर था तो आपका फ्लक्स था 10 वेबर, फ्लक्स की ऐसा यूनिट वेबर। ओके, अब जैसे ही मैग्नेट हमारा पास आया, जैसे जैसे हम लोग इसे मूव करते आए, और लेट्स सपोज आफ्टर 1 सेकंड, हाउ मेनी सेकंड, 1 सेकंड के बाद जब ये आपका मैग्नेट आपके पास आ चुका है, इन दैट केस अब आपका फ्लक्स है 13 वेबर। तो फ्लक्स कितना हुआ, 13। तो EMF कितना इंड्यूस हुआ, सर चेंज कितना हुआ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू उस टाइम में। तो टाइम कितना है बेटा, 1 सेकंड। तो आपने 1 सेकंड में पोजीशन चेंज की, और उस 1 सेकंड में जहां पे पहले फ्लक्स 10 वेबर था और अब फ्लक्स 13 वेबर है, सो व्हाट इज द चेंज इन द फ्लक्स, देयर आर 3 वेबर चेंज इन द फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स 3 है और 1 सेकंड में, तो सीधी सी बात ये है। तो अब देखो बात यहां पे देखो, इस केस में हमारे पास कॉइल पहले थी नहीं, हमारे पास कोई कॉइल नहीं, हमारे पास रॉड है, और रॉड का कोई क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है। तो यानी आप ये मानेंगे कि जो इनिशियल फ्लक्स है वो है ही नहीं, पहले एक रॉड है सिंपल, तो रॉड कितना फ्लक्स लिंक कर रही होगी, कुछ नहीं। बट जब आप लोगों ने उसे एक रोटेशन दिया, कितना रोटेशन,
वन कंप्लीट रोटेशन। वन कंप्लीट रोटेशन का मतलब टाइम को क्या बुलाते हैं? टाइम पीरियड। यू ऑल नो ना व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, वी कॉल दैट टाइम एज अ टाइम पीरियड। तो एक रोटेशन के टाइम को क्या बुलाते हैं? टाइम पीरियड। तो जब आपने एक रोटेशन किया, तो मान लीजिए आप लोग यहां थे, और जब आपने वन कंप्लीट रोटेशन किया तो आपने कुछ एरिया कवर किया। आपने कुछ एरिया क्या कर लिया? कवर कर लिया। तो ये वो शेडेड एरिया है, ये वो एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आपके साथ लिंक हो गई इसी एरिया में। तो हमारा फाइनल फ्लक्स कुछ होगा। तो हमारा चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स? सर फाइनल माइनस इनिशियल। बट रॉड के केस में और टाइम जो हमने टाइम पीरियड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक रोटेशन का बात कर रहे हैं, तो हमारा टाइम कितना है? टाइम पीरियड है। इनिशियल फ्लक्स कितना था? 0। तो हमारे पास चेंज इन फ्लक्स कितना आया? फाइनल वाला, क्योंकि इनिशियल फ्लक्स तो 0 था। और ये फाइनल फ्लक्स कौन सा फ्लक्स है? ये वो फ्लक्स है जो लिंक हुआ है ड्यूरिंग वन रोटेशन। ड्यूरिंग वन रोटेशन। सो यहां पे जो चीज आपके सामने अवेलेबल है उसे आपको ध्यान से समझना है। व्हाट इज दैट? कि जब आप एक रॉड को घुमाने जाओगे तो इनिशियल फ्लक्स कुछ नहीं है, क्योंकि रॉड का कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता, क्योंकि लेंथ कंसीडरेबल पार्ट है। बट जब आपकी रॉड ने एक कंप्लीट रोटेशन किया तो कुछ ना कुछ फाइनल फ्लक्स होगा। तो फाई एफ का मतलब क्या है? फाइनल फ्लक्स, मतलब वो फ्लक्स जो एक रोटेशन के दौरान आपके साथ लिंक हुआ। तो चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। बट इनिशियल कितना था? 0। इस बात को प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे चलेंगे। तो अगर नहीं आया तो प्लीज एक बार वीडियो को बैक करके वापस से जरूर देखेंगे। तो हमारे पास फाइनल फ्लक्स कितना है? जितना एक रोटेशन में लिंक हुआ। बट इनिशियल तो 0 था। तो चेंज कितना हुआ? जितना हमारा एक रोटेशन में लिंक हुआ। यानी चेंज कितना हुआ? जो फाइनल था। बट पहले 0 था, अब हो गया 10। तो चेंज कितना हुआ? 10। सीधी सी बात, अगर आप 0 से शुरू हो रहे हो तो जो आपका फाइनल है वही आपका चेंज हो गया। तो हमारे पास यहां से ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो क्या बनने वाला है, जो हम लोग यहां पे बनाएंगे, दैट हमारा टॉप क्या बनेगा? ईएमएफ इंड्यूस ड्यूरिंग वन रोटेशन। तो हम लोग ईएमएफ निकालने वाले हैं किसका? एक रोटेशन में कितना बना। तो ईएमएफ क्या होता है? वैसे बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, फिर से बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड, ओके, नॉट अबाउट द डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोजिट। यानी अगर आप क्लॉकवाइज रॉड को घुमाते हो तो करंट ऐसे बनेगा या ईएमएफ ऐसे बनेगा कि वो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, यानी आपको अपोज करेगा। बट यहां पे ध्यान देते हैं, तो डी फाई का मतलब चेंज इन फ्लक्स, और यहां पे फ्लक्स में कितना चेंज आएगा? जितना फ्लक्स लिंक इन वन रोटेशन। तो फ्लक्स में कितना चेंज आएगा? जितना एक रोटेशन में फ्लक्स आपके साथ लिंक हुआ है। समझे? क्यों? क्योंकि इनिशियल कितना था? 0 था। और टाइम कितना होगा? ऑब्वियस ही बात है, टाइम टेकन टू वन रोटेशन, क्योंकि यहां पे हम लोग स्पेसिफिक हैं। तो जब हम लोग वन रोटेशन का ईएमएफ बना रहे हैं तो एक रोटेशन में कितना फ्लक्स लिंक हुआ डिवाइडेड बाय एक रोटेशन में कितना टाइम लगा। तो बेसिक सा फॉर्मूला बन गया। तो इट इज इक्वल टू ईएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक इन वन रोटेशन। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर वन रोटेशन। और वन रोटेशन का टाइम कितना होता है? टाइम पीरियड के बराबर। तो काम शुरू करते हैं। चलिए आप एक बार यहां पे ध्यान देंगे। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी है। ए मींस एरिया स्वेप्ट। ए मींस का मतलब क्या है? एरिया स्वेप्ट टू लिंक द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो आपके साथ लिंक हुई है तो उसके दौरान आपने कितना एरिया स्वीप किया। ये जो एरिया आपकी रॉड ने स्वीप किया, कवर किया है, समेटा है, हम इस एरिया का बात कर रहे हैं।
तो अगर आप इस एरिया ऑफ द कॉइल को देखो, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से बना रखी है, तो ऑब्वियसली बात है सर्कुलर है, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, ये तो आप जानते हैं एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। और हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ थी भाई, वो भी परपेंडिकुलर थी, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ होगा। तो अगर ऐसा है तो हमारे लिए थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। ओके, तो ईएमएफ कितना हुआ, BA डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ओके, तो चलिए अब इसे जल्दी करते हैं। ईएमएफ, बट किसका ईएमएफ, एक रोटेशन में कितना ईएमएफ बना। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, B। एरिया कितना स्वीप कर रहे हो, एरिया इज इक्वल टू सर्कुलर फेस बन रहा है, तो एरिया कितना स्वीप कर रहे हैं, पाई r स्क्वायर, सर्कल का एरिया। बट यहां पे रेडियस कितनी है, जितना रॉड ऑफ द लेंथ है, क्योंकि वो जो रॉड घूमने वाला है वही हमारे उस सर्कुलर फेस के लिए रेडियस का काम करेगा, उसकी लेंथ। तो एरिया कितना हुआ, पाई l स्क्वायर बाय t। क्लियर। बट ये जो एक्सप्रेशन है वो किसकी फॉर्म में है, टाइम पीरियड। बट हमने तो रॉड की क्या ली थी, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये तो सब जानते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 पाई बाय t। तो यहां से t कितना आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ईएमएफ b पाई l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा गोस अप, pi cancel with the pi, so EMF induced is equal to half BL square omega. Clear? So what is the EMF induced? What? EMF induced during the rotation of the rod. Basically ये एक न्यूमेरिकल है, बट ये टोटली डेरिवेशन की तरह दिख रहा है, जो कि बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है 2 to 3 टाइम्स, और इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल फ्यूचर में बहुत आते हैं, जो अभी हम लोग ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इसे आई विल सजेस्ट कि आप लोग इसे एज अ डेरिवेशन की तरह ट्रीट करें। ओके, बट ये बोर्ड में किस लैंग्वेज में आता है, एज आई टोल्ड यू, आई विल शेयर दिस क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपको असाइनमेंट का लिंक मिलेगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप लोग उस क्वेश्चन को नोटेड डाउन कर सकते हो। और जो मैं आपको बोलता आ रहा हूं, असाइनमेंट्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनके पीछे टैग लाइंस हैं, प्लीज डू दैट इन योर फेयर नोटबुक, अपनी फेयर में ही कीजिए जिनके पीछे टैग लिखा हुआ है। हाँ, अगर टैग का कोई आपको लगता है कि ये रिपीटेड टाइप का है, देन यू कैन स्किप इट, बट अदरवाइज अगर आपको कोई न्यू मिल रहा है तो प्लीज स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स, बिकॉज दिस टाइम द रिजल्ट इज बीइंग टोटली रिलायबल ऑन यू। इस बार का जो रिजल्ट है वो टोटली आपकी मेहनत है, सबसे ज्यादा आपकी। आपके टीचर्स आपके साथ लगे हुए हैं, बट द मोस्ट एफर्ट जो आपको लगाना है वो आपको लगना है, क्योंकि फाइनल फाइट आपको लड़नी है। तो आप कोरोना से, इस पेंडेमिक से तो लड़ रहे हैं, बट आगे भी आपको अपने करियर और अपने फ्यूचर के लिए तो ऑब्वियसली बात है फाइट तो करनी पड़ेगी। ओके, सो प्लीज अपने नोट्स अच्छे से बनाना। सो ईएमएफ इंड्यूस, बट किसका ईएमएफ, रॉड का रोटेट होने का। तो क्या फॉर्मूला बना, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। क्लियर है? तो यहां से करंट का फॉर्मूला बना सकते हैं। सो दस करंट क्या होता है भाई, ये तो सिंपल है। तो एक बार EMF आ गया, सो द करंट एक्सप्रेशन वुड बी क्लियर, इट वुड बी E by R। तो वो आप बना सकते हैं, इट वुड बी हाफ BL square omega divided by resistance। Here R stands for resistance, कोई बच्चा इसको रेडियस के साथ कंफ्यूज ना करे। तो इस सर्कुलर फेस की रेडियस क्या होगी, जो रॉड का लेंथ होगा वही हमारे लिए रेडियस का काम करेगा। क्लियर है? तो प्लीज इस एक्सप्रेशन को ध्यान से रिपीटेडली देखिए, समझिए। अदर देन अगर फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज शेयर विद मी, डाउट को क्लियर कीजिए, बिकॉज डाउट अगर रह गया तो आगे के टॉपिक मिस हो सकते हैं। So please first of all do that. After this, after writing this, we will come back to the numerical related to this topic. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो खुद एक न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस के उस मेन कंटेंट में नहीं है, तो मैं इसे तो न्यूमेरिकल ही बोलूंगा, बट मैं आपको कहूंगा आप इसे डेरिवेशन की तरह माइंड में रखो। यार हमें एक डेरिवेशन करना है, तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो आप इसे अपने डेरिवेशन की लिस्ट में ऐड कीजिए। यस, ये मेरा डेरिवेशन है, मैं इसे लेके चलूंगा। ओके, और इसके जो न्यूमेरिकल है हम उसे एज अ, ये हमारे न्यूमेरिकल है जैसे एज यूजुअल है।
ओके तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी में ढूंढने से नहीं मिलने वाला है यार, फिर से बोल रहा हूं। सो प्लीज यहां पे कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नाउ। ओके स्टूडेंट्स, as we discuss about this typical type of numerical और typical type of expression के बारे में हमने बात की, और हमारा expression क्या था, that कि जब भी एक rod मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है इन सच अ प्लेन, एक ऐसे प्लेन के ऊपर, वो प्लेन आपकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ नॉर्मल है। बात पे ध्यान देना, आपका रॉड रोटेट कर रहा है, सो जिस प्लेन पे वो रोटेट कर रहा है, सो दिस इज द प्लेन ऑफ रोटेशन, और इस प्लेन ऑफ रोटेशन के साथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्मल है तो उस रॉड में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड दैट ईएमएफ इंड्यूस इज हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, जो हम लोगों ने पता लगाया। डन है? तो चलिए उसी से रिलेटेड एक हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिलेगा। तो अब आपको एक्सरसाइज में क्या मिलेगा वो सुनिए। इन द एक्सरसाइज यू आर गोइंग टू गेट दिस न्यूमेरिकल। आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ये न्यूमेरिकल मिलेगा। वो जो अभी अभी हम लोगों ने डेरिवेशन किया है वो आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी नहीं मिलने वाला है। तो आपके सिलेबस में तो है ही नहीं, मतलब वो जो कोर्स है ना उसमें तो वो है ही नहीं, बट अलोंग विद दैट साइड वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी नहीं है। बट फिर भी बोर्ड ने लॉजिकली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईएमएफ इंडक्शन से एक हॉट्स की कैटेगरी टाइप है, थिंकिंग ऑर्डर का है, तो उन्होंने इसे बोर्ड के अंदर बार बार पूछा गया है 2 to 3 टाइम्स। अब वो 2 से 3 बार अगर वो डेरिवेशन पूछा गया है, और हमारी एनसीईआरटी में एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो उसी टॉपिक से टोटली रिलेट करता है, तो आई थिंक उस एक्सप्रेशन का करना तो हमारे लिए बनता ही है। तो नोबडी विल थिंक दैट कि सर आप तो एक्स्ट्रा कराए जा रहे हो एनसीईआरटी से हटके भी, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं एक डेरिवेशन तो आप ऐसा ले ही आते हो जो एनसीईआरटी से हटके बाहर होता है। सो द पॉइंट इज दैट जो एक्सप्रेशन, जो डेरिवेशन, जो न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, all these numericals are being taken or all being are studying with the experience of your teachers basically. So जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है आपके अदर टीचर्स का, ऑब्वियसली बात अदर टीचर्स मतलब मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये रेफरेंस बुक से, ये एक्सपीरियंस से बनी है। तो इन एक्सपीरियंस बुक के अंदर हमारा एक्सपीरियंस जो हम लोगों ने अब तक बोर्ड के अंदर फील किया है, आपके सीनियर्स ने देखा, अगर आप उनके साथ मीट करें और आप अपने टीचर्स से पूछे, अगर मैं आपसे पर्सनली शेयर करूं, तो ये हमारा एक्सपीरियंस ही है जो ये बताता है यार एक ऐसी चीज जो एनसीईआरटी की इस कोर्स के अंदर नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, टॉपिक है, जैसे ईएमएफ कैसे बनता है वो टॉपिक है, बट डायरेक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्टली बंदा बनवा सकता है। और सबसे मेन बात तो तब आती है जब उसी से रिलेटेड वो न्यूमेरिकल पूछ लेता है हम लोगों से। ठीक है, तो ये हम लोग करते आए हैं। मैं आपको फिर से रिपीट याद दिला देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने वो सर्कुलर रिंग किया था, इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा कुछ नहीं था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोगों ने वो थिक वायर वाला किया था, जहां पे हमने बी वर्सेस आर का ग्राफ, एक मैं और भूल गया था, रिसेंटली मैग्नेटिज्म में हमने कंपास निडल का टाइम पीरियड निकाला था। अब मैंने उस टाइम भी बोला था वो एनसीईआरटी में नहीं है, और आप लोगों ने शायद ढूंढा होगा, तो अगर आपको मिला हो तो प्लीज लेट मी नो। वो एक्सप्रेशन टाइम पीरियड भी हमारा एनसीईआरटी में नहीं था, बट जो उसका न्यूमेरिकल था वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में था, आप उसे चेक कर सकते हैं, जिसकी हमने प्रैक्टिस की थी असाइनमेंट के अंदर। सेम यहाँ पे, यानी हर चैप्टर में अब तक तो एक ऐसा बनता आ रहा है जो हॉट्स चला जाता है, और यही हॉट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन इज अबाउट अ व्हील। हमारे पास एक व्हील है ऑफ 8 मेटालिक स्पॉक्स। तो आपके पास एक व्हील है जिसमें 8 मेटालिक स्पॉक्स है, ताड़ियां हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ताड़ियां हो गई, 1 2 3 4 5। ओके, ईच ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग, तो हर ताड़ी का जो लेंथ है वो 0.5 मीटर लॉन्ग है। तो स्पॉक यानी हिंदी में बोले तो ताड़ियां। ओके, तो स्पॉक एक तरीके से रॉड ही हो गई। तो रॉड का लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ स्पॉक हाउ मच, इट इज बीइंग 0.5 मीटर। ओके, ऐसा कितने स्पॉक्स हैं, 8 स्पॉक्स हैं, बट अभी के लिए फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं। लॉन्ग रोटेटेड विद 120 आरपीएम, तो उसका रोटेशन कैसे है, सो द रोटेशन इज 120 rpm. I hope you all are clear with the meaning of rpm. rpm stands for revolution per minute.
तो हम लोग तो हमेशा रेवोल्यूशंस को पर सेकंड में करते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड आरपीएस। ओके, सो रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो मिनट को सेकंड में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60, तो कितना आया 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। पर मिनट की बजाय हमने उसे पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, यानी 2 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में लगाएगा। और अगर आप अपनी क्लास 11th या फिर अपनी 9th क्लास की प्राइमरी नॉलेज को एक बार अगर रिकॉल करो, सो व्हाट यू कॉल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड को ही क्या बुलाते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी, म्यू। तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 2 आरपीएस, और फ्रीक्वेंसी की दूसरी यूनिट भी आप जानते हो हर्ट्ज। तो यहाँ पे टीचर ने आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी, टीचर ने इनडायरेक्ट वे में आपको फ्रीक्वेंसी दी। डन है? तो अगर फ्रीक्वेंसी है तो क्या हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं? ओमेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओमेगा? 2 पाई बाय टी। बट यू ऑल नो दैट 1 बाय टी इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो आप लोग ओमेगा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? 2 पाई म्यू। क्लियर? मैं फिर से मेंशन कर देता हूं, 1 बाय टी इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ओमेगा क्या आएगा? 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, हाउ मच? 2। तो ओमेगा कितना आया? 4 पाई रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी आई? 4 पाई रेडियन पर सेकंड। देखो अब इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्टिंग बात है और जो आपको काम करने वाला बात है कि टीचर यहाँ पे आपको ओमेगा कभी भी डायरेक्टली नहीं देगा, इसलिए ये हॉर्स का डेरिवेशन भी था और न्यूमेरिकल्स भी हॉर्स का ही है कि आपको काम करना है, आपको थिंक करना है, आपको पहले मटेरियल बनाना पड़ेगा। डन है? अब आपसे पूछा गया है दैट कैलकुलेट द ईएमएफ, बट उससे पहले द मैग्नेटिक फील्ड, पहले आप रोटेशन पे ध्यान दीजिए। दिस व्हील जिसके 8 स्पोक्स हैं, जो कि 120 आरपीएम से रोटेट कर रहा है इन अ प्लेन, किस पे रोटेट कर रहा है? एक प्लेन पे रोटेट कर रहा है, नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना कि जिस प्लेन में वो घूम रहा है, मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है, तो वो जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है। तो यानी इस प्लेन के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी? हॉरिजॉन्टल होगी, यहां पे लिखा हुआ है। अब बात को ध्यान से सुनिए कि जो हम लोगों ने कल वाले यानी लास्ट लेक्चर के न्यूमेरिकल्स में देखा था कि वही मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ बना के देगी जो कॉइल के या किसी भी प्लेन के या किसी भी सरफेस के नॉर्मल होगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल होगी किसी भी कॉइल या सरफेस के, वही हमारे लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का काम करेगी, और जो फ्लक्स का काम करेगी वही ईएमएफ है। तो यहाँ पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है? हॉरिजॉन्टल। तो हमारा जो ईएमएफ बनेगा क्या बनेगा? ईएमएफ। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन स्पॉक, एक स्पॉक की बात कर रहे हैं अभी, तो ईएमएफ, और स्पॉक एक तरीके से क्या है? रॉड है। तो रॉड के लिए हमारे पास फॉर्मूला हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, बट कौन सा बी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्लियर है? कल जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था उसमें वो जो एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट था, आई थिंक आपको समझ में आया कि मैंने वहां पे वर्टिकल क्यों लिया, क्योंकि एरोप्लेन जिस तरीके से उड़ रहा था वहां पे वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड उसके नॉर्मल थी। यहां पे क्लियरली मेंशन है कि व्हील इस तरीके से रोटेट हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल है। ओके, और अगर आप एक बार देखें, ये इमेजिन, ये हमारा वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अब व्हील मेरे हाथ को, या फिर लेट सपोज आप इस शीट को व्हील मानिए, ये रोटेट कर रहा है, तो व्हील का रोटेट करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर ये व्हील कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा होता, इफ द व्हील इज रोटेटिंग लाइक दैट, तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल होता? वर्टिकल। फिर हम लोग बी वी लेते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन है कि हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है, तो हमें बी एच चाहिए। बट हमें क्या दिया हुआ है? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.4 गॉस। तो ये जो 0.4 गॉस है, ये क्या है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे सिंबल देते हैं? बी। कितना? 0.4 गॉस मींस 0.4 into 10 की पावर -4 टेस्ला। क्लियर? 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। डिप एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री।
तो हमें कौन सी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? हॉरिजॉन्टल। तो प्लीज पुराने चैप्टर के साथ जाना पड़ेगा, हॉर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, तो यहाँ पे तो मिक्सचर होगा। तो BH इज इक्वल टू B cos डेल, जानते हो है ना, BH इज इक्वल टू B cos डेल। तो B कितना है? 0.4 into 10 की पावर -4 cos 60, it is 1/2. So what is the horizontal magnetic field? 0.2 into 10 की पावर -4 टेस्ला। ये आपकी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो व्हील रोटेट कर रहा है, जिसके नॉर्मली रोटेट कर रहा है, यानी वो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलरली प्लेन में रोटेट कर रहा था। तो हमारा EMF क्या आएगा? 10/1 E is equal to half BH 0.2 into 10 की पावर -4 L square. What is the length? It has been 0.5 square into omega. And what is the omega? It has been 4 pi. So let us try to solve. 2 2s are 4. Okay, if we try to solve 0.2, 0.5 का square 25 into 10 की पावर -2 into 10 की पावर -4 into 2 pi. 2 2s are 4. 4 into 25 100. Okay, ये एक पॉइंट था, -4 -2 -6 and this is -7 into pi. तो यहाँ पे आपके पास EMF क्या बना? pi into 10 की पावर -4 and the value of pi is 3.14 into 10 की पावर -5 वोल्ट। प्लीज EMF इंड्यूस, EMF है यानी वोल्टेज है, तो उसकी SI यूनिट भी क्या होने वाली है? SI यूनिट वोल्ट ही रहेगा। क्लियर है? सो व्हाट इज द EMF इंड्यूस? EMF इंड्यूस इज 3.14 into 10 की पावर -5 वोल्ट। ओके, अगर कोई कैलकुलेशन स्किप हो गई हो तो प्लीज याद रखना है यार। ओके, तो ध्यान से देखा करो। ओके, नाउ दिस इज द EMF इंड्यूस, बट किसमें? एक स्पॉक में। और ऐसे आपके पास कितने स्पॉक्स हैं? 8। तो नेट EMF कितना होगा? 8 से मल्टीप्लाई करें? नो, ध्यान से देखो भाई इसको। चलिए पहले स्पॉक के बारे में बात करते हैं। तो पहले स्पॉक का एक एंड यहां पे, डन है, और पहले स्पॉक का दूसरा एंड कहां पे? वेयर इज द अदर एंड? दिस इज द अदर एंड। ओके, दूसरा जो स्पॉक है, स्पॉक नंबर 2, ओके, स्पॉक नंबर 2 का एक एंड यहां पे, तो इसका मतलब स्पॉक 1 और स्पॉक 2 का एक एंड कॉमन हो गया। ओके, दूसरा जो एंड है वो यहां पे। ओके, व्हील के इस वाले पार्ट को क्या बुलाते हैं? रिम। जो पहिए के चारों तरफ होता है ना, जो ताड़ियां जिस पे लगी होती है, उसे क्या बुलाते हैं? रिम। और अंदर वाले ताड़ियों को स्पॉक्स बुलाते हैं। ओके, अब ये जो रिम है, ओके, ये जो रिम है, तो जो स्पॉक के एक एंड है वो तो आपके सेंटर पे जुड़े हुए, तो दोनों स्पॉक में एक एंड तो कॉमन हो गया। दूसरे एंड पे ध्यान दीजिए, दूसरा जो एंड है वो भी रिम के साथ कनेक्टेड है, और जो दूसरे स्पॉक का जो दूसरा एंड है वो भी रिम के साथ कनेक्टेड है, और दोनों के बीच में कुछ कनेक्टेड नहीं है, यानी यहां पे देयर इज नथिंग टू बी कनेक्टेड। रिम के बीच में कुछ कनेक्टेड नहीं है, रिम ही है। तो इसका मतलब ये हुआ स्पॉक 1 और स्पॉक 2 के जो दोनों एंड है, जो दोनों टर्मिनल्स हैं, वो कॉमन है। एक एंड दोनों के सेंटर पे है और दूसरा एंड दोनों का रिम के ऊपर है। तो इसका मतलब दोनों एंड कॉमन हो गए। अब अगर आप किसी भी दो एलिमेंट को, अगर आप दोनों के, एक रजिस्टर है, इसका एक एंड यहाँ पे है, दूसरा एंड यहाँ पे, दूसरा रजिस्टर है, उसका भी एक एंड यहाँ पे, दूसरा एंड भी यहाँ पे, यानी दोनों रजिस्टर्स के दोनों एंड कॉमन हो गए। और जब भी आप किसी भी दो एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हो जिनके एंड्स टर्मिनल्स कॉमन है, तो वो कौन सा कनेक्शन है? वो पैरेलल कनेक्शन है। तो इसका मतलब ये जितने भी स्पॉक्स हुए, सारे स्पॉक्स पैरेलल कनेक्शन है, और पैरेलल में नेट वोल्टेज सेम ही रहती है। पैरेलल सेल यूज किया था, याद है? पैरेलल सेल्स, अगर हमारे पास एक सेल 2 वोल्ट का है और ऐसे हम लोग मल्टीपल सेल अगर पैरेलल में लगाते हैं और अगर सारे सेल सेम है तो नेट वोल्टेज 2 ही रहेगी। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, तो नेट EMF कितना रहेगा? 3.14 into 10 की पावर -5 वोल्ट। रीजन? बिकॉज all spokes are parallelly connected। जो सारे स्पॉक्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं? आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। क्लियर? तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, हॉट स्टैबिक। डन है?
सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट के लिए आप सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं, एक बार चेकआउट करेंगे। हाउ डज द ईएमएफ गेट अफेक्टेड, ईएमएफ पे कैसे इफेक्ट होगा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पॉक्स। अगर मैं स्पॉक्स के नंबर बढ़ा दूं तो जब 8 थे तो भी उतना ही रहा। अब अगर यहां पे 8 के बजाय अगर 20 स्पॉक्स होते तो क्या करते, 20 स्पॉक्स होते तो भी वो सारे पैरेलल में आते, तो भी वोल्टेज क्या रहता, सेम। सो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट, ये आप लोग खुद देखेंगे कि दैट दी इन द सेकंड पार्ट ईएमएफ क्या रहने वाला है, द ईएमएफ इज गोइंग टू सेम, मींस देयर इज नो इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पॉक्स। तो प्लीज सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और इस आंसर को चेकआउट कीजिए। Okay students, as you have seen that we have discussed the one of the most important Hort's numerical जो हमारे EMI में बनता है, तो डेरिवेशन भी हमारे Hort's के numerical में था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी था। तो आपको मोर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स असाइनमेंट्स में मिल जाएंगे। नाउ फॉर दिस लेक्चर आई हैव आल्सो टेकन वन मोर न्यूमेरिकल जो कि Hort's की कैटेगरी में आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, लेंथी भी जाता है, तो एक लॉन्ग न्यूमेरिकल ही है बट उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है जो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो आज एज यू नो दैट टुडेज लेक्चर इज बीइंग कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द हॉट्स न्यूमेरिकल जो ईएमआई के अब तक के पोर्शन में बनते हैं, वैसे फ्यूचर में भी बनेंगे बट अब तक के पोर्शन में जो बनते हैं हमारा फोकस उन्हीं पे है। तो अभी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो मोशनल ईएमएफ का ही है, तो अगर आप चाहें तो इस न्यूमेरिकल के ऊपर अगर आप लिखना चाहें तो मेंशन कर लीजिए, बट मैं कहूंगा कि आप उसे आदत बनाइए कि आप लैंग्वेज को पढ़ के समझ सके। तो मैं अगर आपको एक बार समराइजेशन दूं अब तक के हमारे पढ़े हुए टॉपिक की, हमें पता चला कि ईएमएफ इंड्यूस होता है व्हेनेवर देयर इज अ फ्लक्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां पे फ्लक्स हैज अ फार्मूला BA cos थीटा। तो ईएमएफ निकालने का एक तरीका तो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करो और काम कर दो। दूसरा तरीका, ईएमएफ का जो फार्मूला दैट वी डिस्कवर्ड यस्टरडे was BLV, means ये EMF तब होगा जब आपके पास वेलोसिटी होगी। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में जब बात की थी तब आपसे कहा था कि फ्यूचर में आपके पास बहुत फॉर्मूले आएंगे, जैसे लास्ट टू लास्ट चैप्टर वाज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पे B के बहुत ज्यादा फॉर्मूले थे, मैग्नेटिक फील्ड के, फोर्स के भी फॉर्मूले थे, एक चार्ज पे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस जब आप लोग एक न्यूमेरिकल अटेम्प्टेशन के लिए बैठते हैं, so in that numerical attemptation how we signifies that which of the formula that I should go, तो डेफिनेटली आपको कौन से फॉर्मूले के साथ जाना है वो डिसाइड करके बताएगा आपका न्यूमेरिकल का लैंग्वेज। आपको न्यूमेरिकल पढ़ना आना चाहिए कि उस न्यूमेरिकल में क्या चीजें बताई जा रही है, यू हैव टू एक्सप्लोर, दैट्स व्हाई आपको सब चीजों को समझना होगा, रटना नहीं होगा यहाँ पे। सो लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। और रिसेंटली द लास्ट एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ जो अभी आज हम लोगों ने बनाया स्टार्टिंग में, हाफ LB² मिलेगा। तो अगर टीचर डायरेक्ट फ्लक्स चेंज की बात कर रहा है तो आप इसके साथ जाएंगे। अगर टीचर ने कहीं पे न्यूमेरिकल में वेलोसिटी की बात कर दी, एक आर्म को मूव करने की बात कर दी लीनियरली, तो आप लोग इसके साथ जाएंगे। और अगर टीचर ने कहीं पर रॉड को घुमाने की बात कर दी, जैसे आज हम लोगों ने इससे प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में देखा, यानी टीचर ने एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी की बात की, तो आप इस फॉर्मूले के साथ जाएंगे। तो एक बार अपने क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, द आर्म PQ ऑफ द कंडक्टर मूव्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक PQ आर्म है, लुक एट द डायग्राम। इन दिस PQ आर्म आपका ये जो आर्म है वो कहां से मूव किया है, x इज इक्वल टू 0, मतलब यहां से शुरू हो रहा है, ये हमारा ओरिजिन है, यहां से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कितना B, वो आप लोग देख ही सकते हैं, इनवर्ड ले रखी है मैंने, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू B, यानी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो x इज इक्वल टू 0 से शुरू होती है। अब मैं रब कर देता हूं उस एक्स्ट्रा पार्ट को ताकि आपको दिखा सकूं। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड x इज इक्वल टू 0 से शुरू होती है और x इज इक्वल टू B तक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जहां तक आपको दिख रही है ये x इज इक्वल टू B है, यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ भाई आपका, द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड कितने रीजन में है, B लेंथ तक है। ओके, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड B तक है।
बी के बाद कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्योंकि इसने साफ कहा है मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम 0 टू बी। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सेज द PQ हैज रेजिस्टेंस R, तो इस PQ का रेजिस्टेंस R दे दिया है। कंसीडर अ सिचुएशन, एक सिचुएशन कंसीडर कीजिए दैट PQ आर्म मूव्स फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 2b। तो ये जो PQ आर्म है वो x is equal to 0 से चलना शुरू हुआ और x is equal to 2b तक जाएगा, x is equal to 2b तक जाना है। और मैग्नेटिक फील्ड कहां तक है? मैग्नेटिक फील्ड केवल b तक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आंसर आपको समझ में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली अप टू द b, बट हमें कहां तक जाना है? 2b तक जाना है। ओके, एंड रिटर्न बैक टू x is equal to 0। तो कहानी क्या है, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इज दैट द PQ आर्म इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम x is equal to 0, कहां तक जाएगा? x is equal to 2b तक जाएगा और फिर वापस x is equal to 0। तो आपको यहां से इसको 2b तक लेके जाना है, 2b से वापस इधर लेके आना है, ठीक है। नाउ विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो ड्यूरिंग दैट मोशन वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब क्या आ गया बेटा? वेलोसिटी आ गया। तो दिमाग की घंटी बिल्कुल क्लियर है, मोशनल ईएमएफ की बात हो रही है। और वैसे तो डायग्राम देख के समझ ही गए होंगे, मोस्टली बच्चे तो डायग्राम समझ ही गए होंगे ये मोशनल ईएमएफ का है। बट अगर आप बाय चांस फिर भी कंफ्यूज होते हैं, देयर आर कई बार ऐसे न्यूमेरिकल, छोटे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं जिसमें डायग्राम नहीं होता बट चीजें लिखी होती हैं कि भाई ये मूव कर रहा है। तो अगर आपको वेलोसिटी दिख रही है तो फिर BL आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। तो अब तो यहाँ डायग्राम क्लियर था। तो क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्मली है, x is equal to 0 से लेके x is equal to b तक मैग्नेटिक फील्ड है। कॉइल को x is equal to 0 से लेके x is equal to 2b तक मूव करना है, देन रिटर्न बैक टू 0 लेके आना है, ठीक है। और विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यहां तक 0 से 2b जाओगे, 2b से 0 आओगे, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द एक्सप्रेशन, मतलब फॉर्मूला बनाना है किसका? फ्लक्स का, नंबर 2 EMF इंड्यूस का, नंबर 3 फोर्स का, एंड नंबर 4 पावर का। एंड एट द एंड आल्सो प्लॉट द ग्राफ। फिर आपको ग्राफ भी बताना है कि फ्लक्स का ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है, या फिर EMF का, या फोर्स का, या पावर का। तो ये हॉर्स है, NCERT की एक्सरसाइज का है, बट हॉर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। आप हॉर्स को ये मत समझिए कि हर हॉर्स का क्वेश्चन हमेशा आउट ऑफ दी NCERT होगा। बहुत सारे हॉर्स NCERT में नहीं होते हैं, बाहर से होते हैं। फिजिक्स में ऑब्वियसली बात है बेटा, चलता है ऐसा। बट देयर आर सम टिपिकल क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत थिंकिंग प्रोसेस होगी, जिसमें आपको सोचना है, समझना है, और फिर आप लोगों को वो आपके NCERT का हो भी सकता है, बाहर का भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड 0 से लेके b तक है और कॉइल अभी आपका 0 पे है। तो लेट सपोज ये मार्कर आपकी कॉइल को, आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए इनिशियली जब आप x is equal to 0 पे हो, क्या आपके पास कोई फ्लक्स है? नहीं, क्योंकि आपके पास कोई एरिया ही नहीं है ना। ये यहाँ पे इमेजिन करो तो एरिया इंक्लोज नहीं। अब जैसे जैसे आप लोग इसे v वेलोसिटी से मूव करोगे, कहां से कहां? 0 से 2b तक। तो चलिए मूव करते हैं। आई मूव फ्रॉम हियर, मैं यहां से यहां तक आया, तो अब ये मेरा एरिया इंक्लोज हो गया। अगर ये आपका रॉड है तो ठीक है, आर्म को देखिए। तो पहले मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, 1 2 3 4 आ गए, तो फ्लक्स आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। चलिए थोड़ा और इंक्रीज हुआ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसे ही आगे बढ़ा। तो पहले 0 थी, फिर 4 थी और अब 8 हो गई। तो इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, बट बराबर बराबर इंक्रीज हुआ। चलिए थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, सेम रेट से हो रहा है क्योंकि मेरी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, कहाँ पे पहुंच गया? B तक पहुंच गया। और हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक थी? अप टू वेयर आवर मैग्नेटिक फील्ड वाज, सॉरी, आवर मैग्नेटिक फील्ड वाज अप टू द B पॉइंट। तो हम लोग B पॉइंट तक पहुंच गए। तो अगर B पॉइंट तक पहुंचेंगे तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड थी सारी की सारी लिंक हो गई, तो फ्लक्स मैक्सिमम B तक। अब देखिए B से आगे जाते हैं थोड़ा सा, लो जी। अब बताइए अगर आपका ये आर्म यहाँ पे आ जाता है तो फ्लक्स कितना है? वही 1 2 3 4 8 12 16, बस। पर B पर थे तो भी 16 और B से आगे गए तो भी 16, क्योंकि B से आगे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो जितना लिंक हो चुका है वही रहेगा। इससे आगे जाते हैं तो भी सेम, और ये प्रोसेस कब तक रहेगा? जब तक आप 2B तक नहीं पहुंच पाओगे, बिकॉज B से लेके 2B तक कोई मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल नहीं है। तो हमारे लिए फ्लक्स लिंक, पहला चीज निकालते हैं,
फ्लक्स लिंक विद कॉइल। ओके, तो फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा, ये तो होता है। तो थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि आपका जो कॉइल का प्लेन है वो ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो आपका एरिया वेक्टर भी अंदर होगा, तो थीटा कितना डिग्री 0 डिग्री। तो आपके पास फ्लक्स कितना आया BA। ओके, अब लेट्स सपोज इस PQ आर्म का लेंथ L है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ आर्म? वो उस मूवेबल आर्म का लेंथ क्या लेते हैं L, और ये जो डिस्टेंस है जो वेरी कर रहा है वो कौन है x। वेरी कौन कर रहा है? x वेरी कर रहा है, x बदल रहा है यहाँ पे। तो एरिया कितना होगा? एरिया लेंथ, और जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाएंगे, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, L इनटू x। तो आपके पास फ्लक्स कितना लिंक हुआ BLX। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स? BLX। अब आ जाइए, जब आप लोग कहां पे थे, x ग्रेटर देन 0 था, 0 से आगे था बट b से छोटा था, तो हमारा जो फ्लक्स है वो वेरिएबल है। कैसे कैसे बदलता जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे b तक जा रहे हो तो x की वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वजह से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ रही है। बट जैसे ही आपका जो x है, जैसे ही आपका जो आर्म है वो b से आगे गया बट 2b तक है, 2b के इक्वल और लेस देन, तो b से आगे गया बट 2b से छोटा है, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो BLB हो जाएगा। BLB क्यों? क्योंकि x किसके इक्वल है b, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां तक थी b तक, यानी मैग्नेटिक फील्ड केवल मैक्सिमम लिंक करेगी BLB तक, लेंथ इनटू विड्थ, इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं करेगी, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आर्म को मूव करते हैं तो आगे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो चलिए इसके ग्राफ को हम लोग साइड में ही देखते जाएंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो ये आपका x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू 2b, 2b से वापस b और b से वापस 0, क्योंकि हमें रिटर्न भी होना है ना, तो हम लोग अपने रिटर्न फॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो सब ध्यान देंगे प्लीज एक बार, ये आपका b वाला एक्सिस है, ये जब आप लोग 2b पर पहुंच गए, ये जब भी 2b से वापस b पे आए और फिर वापस b से 0, ये रिटर्न पाथ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो पहला वेरिएशन देख रहे हैं वो है फ्लक्स का फाई। तो जब आप x इज इक्वल टू 0 पे थे तो फ्लक्स कुछ नहीं होगा, इसका मतलब ग्राफ यहां से शुरू होगा। अब 0 से लेके b, जैसे जैसे आर्म 0 से b मूव कर रही है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और वो भी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। पहले 4 हुए, फिर देखो 8, 12, 16, तो इसका मतलब हमारा फ्लक्स यूनिफॉर्मली चेंज होता रहेगा और बढ़ता जाएगा। और ये बढ़ता कब तक रहेगा? जब तक आप लोग x इज इक्वल टू b तक नहीं पहुंच जाते। क्लियर है ये पॉइंट? तो ओरिजिन से शुरू हुआ और इंक्रीज होता जाएगा जब तक x इज इक्वल टू b नहीं हो जाए। अब x इज इक्वल टू b तक, फॉर एन एग्जांपल आप काउंट कर लीजिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, 4, 8, 12, 16, तो x इज इक्वल टू b तक आपके पास 16 मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गई। अब x इज इक्वल टू b से आगे जाइए। अब अगर मैं इससे आगे लेके जाता हूं अपनी आर्म को, लेट्स सपोज आई एम शिफ्टिंग हियर, अब बताइए मेरे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड लिंक है? वही 16। और आगे जाता हूं तो भी उतनी, और यानी जब तक मैं 2b तक नहीं पहुंच जाता मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड उतनी की उतनी ही रहेंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड था ही इतने एरिया तक। तो यानी b से लेके 2b तक मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो उतना ही रहेगा। कितना रहेगा? BLB, मैक्सिमम इतना रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि आगे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैं आगे दूर तो जा रहा हूं बट मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो कोई चीज बढ़ेगी नहीं। ओके, अब आ जाइए 2b से वापस b तक। तो b से 2b गए तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो 2b से वापस b आ रहे हो, कुछ चेंज होगा? नो सर, हम एरिया को डिक्रीज तो कर रहे हैं बट इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब 2b से लेके b तक फ्लक्स फिर से सेम है। अब b से वापस जाना है कहां? 0। अब जैसे जैसे आप b से पास आए तो देखो पहले 16 की हो गई 12, फिर 8, फिर 4 और फिर फाइनल 0।
यानी जब B से वापस 0 आएंगे तो हमारा फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज, इट विल डिक्रीज, और डिक्रीज होगा वो भी यूनिफॉर्म रेट से और फाइनली 0। क्लियर? तो ये हमारे फ्लक्स का एक्सप्रेशन कि भाई फ्लक्स x के साथ वेरी करेगा बट वो B तक वेरी करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B तक ही है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो डिस्टेंस या कॉइल को कितना भी दूर लेके जाओ फ्लक्स उतना ही रहेगा। 2B से B फिर से सेम, बट B से 0 आएंगे तो फिर डिक्रीज होगा। तो मैक्सिमम कितना गया आपका फ्लक्स? मैक्सिमम फ्लक्स गया BLB तक। क्लियर है पार्ट 1? पहली चीज फ्लक्स। ओके, अब आते हैं EMF इंड्यूस पे। किस पे? EMF इंड्यूस्ड। तो ये तो हमें मालूम है, EMF का फॉर्मूला क्या होता है? BLV। EMF इंड्यूस इज ऑलवेज BLV। ये हम लोगों ने डिराइव कर चुके हैं हम लोग। ये अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिंस E is equal to d phi by dt, चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। फाई कितना आया था जो बदल रहा था, ये वाला बदल रहा था, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स की। तो फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है? d by dt of BLX। तो BL तो बाहर आ जाएगा, क्या चेंज हो रहा है? ये x वेरिएबल है, और x को अगर टाइम के साथ वेरिएबल करोगे तो EMF क्या बनेगा? BLV बना हमारा EMF। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो चलिए अब EMF की प्लॉटिंग देखते हैं। ओके, EMF। ओके, अब सिंस EMF कब बनता है? जब फ्लक्स चेंज होता है। तो जब हम 0 से B गए, कहां से कहां गए? 0 से लेके B गए, तो हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था। यहां पे भी देख सकते हैं और ग्राफ में भी दिख रहा है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF इंड्यूस होगा। बट सिंस हम ग्राफ बना रहे हैं तो हम डायरेक्शन को भी देखेंगे। तो आप जानते हैं EMF इंड्यूस हमेशा कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोजिट होता है। बट एक बात ध्यान रखिए, देखो मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहता हूं यहां से। E is equal to d phi by dt, और मैं चाहता हूं कि एवरी स्टूडेंट इस पॉइंट को नोट बना के ऊपर लिखे। देखो फाई अगर कांस्टेंट है, अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो बताइए EMF नहीं बनेगा, EMF will 0। बट अगर d phi कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? चेंज इन फ्लक्स कांस्टेंट है, तो EMF जो बनेगा वो कैसा बनेगा? कांस्टेंट ही बनेगा। ध्यान से सुनना इस बात को, जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो कांस्टेंटली चेंज हो रहा है। 2 2 2 2 यानी 1 सेकंड में 2 बदल रहा है, 1 सेकंड में 2 बदल रहा है, तो कितना बना? 2 वोल्ट। अगले 1 सेकंड में भी 2 बदल रहा है तो 2 वोल्ट, अगले 1 सेकंड में भी 2। यानी जो चेंज इन फ्लक्स है वो अगर कांस्टेंट है तो EMF भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बट अगर फ्लक्स ही कांस्टेंट है तो EMF नहीं है। तो मैं चाहता हूं प्लीज इस बात को सब लोग नोट बना के ऊपर मार्जिन पे लिख लेंगे पहले। ओके, नाउ सिंस जो हम 0 से B जा रहे हैं, फ्रॉम 0 टू B, फ्लक्स चेंज हो रहा है, बट कैसे चेंज हो रहा है? यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? कॉन्स्टेंटली, यूनिफॉर्मली बदल रहा है। तो अभी अभी लिखा कि अगर फ्लक्स चेंज बराबर बराबर होगा तो EMF कांस्टेंट रहेगा। तो EMF कांस्टेंटली बन गया, कितना बन गया? BLV। ओके, मैंने ग्राफ को नीचे बनाया है, ये आप जानते हो क्योंकि EMF हमेशा कॉज ऑफ प्रोडक्शन के अपोजिट। तो डायरेक्शन भी दिखानी है ना, तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दिया। बट 0 से लेके B तक जब तक फ्लक्स बदलता रहेगा तब तक EMF बनता रहेगा। अब आ जाइए B से लेके 2B तक। B से लेके 2B तक हमारे इस नोट का पहला केस बन गया कि क्या? कि अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, B से लेके 2B तक फ्लक्स सेम है तो EMF नहीं बनेगा। तो B से लेके 2B तक कोई EMF नहीं है, 2B से लेके B तक कोई EMF नहीं है क्योंकि फ्लक्स फिर से कांस्टेंट है। और B से लेके वापस 0 तक, जब हम B से लेके 0 जाएंगे इस बार फ्लक्स इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। तो अगर डिक्रीज होगा तो उसके अपोजिट कैरेक्टर में, तो इस बार ये हम ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये EMF भी BLV ही बनेगा। यानी जब इंक्रीज होने की वजह से EMF नीचे की तरफ दिखाया तो डिक्रीज होने की वजह से उसके अपोजिट यानी ऊपर की तरफ बनेगा। क्लियर है? द ग्राफ ऑफ EMF वही प्लॉटिंग है, उसी के नीचे चलते जाएंगे। थर्ड थिंग इज फोर्स, जो हमें रिक्वायर्ड है। तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, B² L² V/R, जो हम लोगों ने निकाला। कहां से निकाला?
I is equal to E by R और फोर्स का फॉर्मूला एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर BIF। यानी हमारे लेक्चर का रेफरेंस कौन है? कल वाला लेक्चर हमारे लिए रेफरेंस लेक्चर है, रेफरेंस पॉइंट है। तो फोर्स इतना लगेगा, तो चलिए फोर्स का एक्सप्रेशन बना ले, यानी फोर्स की प्लॉटिंग करते हैं। तो सिंस ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको अपोज करने के लिए फोर्स भी अपोजिट में, तो इस बार भी फोर्स अपोजिट में लगाएंगे। कितना लगाएंगे? b स्क्वायर l स्क्वायर v बाय r, बट कांस्टेंट रेट से, क्योंकि ईएमएफ भी बराबर बन रहा है ना। तो अगर ईएमएफ कांस्टेंट बनेगा तो करंट भी कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा तो फोर्स भी कांस्टेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है। तो समझिए मैंने कांस्टेंट बनाया। आगे 0 से b हो गया, b से 2b फ्लक्स क्या था? कांस्टेंट। फ्लक्स कांस्टेंट था तो ईएमएफ बना ही नहीं। जब ईएमएफ ही नहीं होगा तो करंट जीरो, और अगर करंट ही नहीं होगा तो फोर्स भी जीरो, यानी b से लेके 2b तक जब आप जाओगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। सिमिलरली 2b से लेके b तक भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। बट जब b से जीरो आए तो ईएमएफ बना, ईएमएफ बना तो करंट बना, करंट बना तो फोर्स बना। बट इस डायरेक्शन में करंट बनने का कारण अलग था। क्या था? डिक्रीजिंग फ्लक्स था। तो ईएमएफ अपोजिट में बना, तो यहां पे भी फोर्स अपोजिट में ही लगेगा। क्लियर है? द वेरिएशन ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने ऊपर ही लिख रखे हैं भाई। क्लियर है? और लास्ट पैरामीटर जो है हमारी पावर। तो पावर का फॉर्मूला तो आप जानते हो, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और अगर आप फोर्स इंटू वेलोसिटी करते हो तो b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय r। तो सीधी सी बात है, देखो फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ बनेगा तभी करंट बनेगा, करंट बनेगा तो फोर्स लगेगा, और फोर्स होगा तभी तो पावर होगी। तो इसका मतलब 0 से लेके कहां तक भाई? b तक फ्लक्स चेंज हुआ, इसलिए ईएमएफ बना, इसलिए फोर्स बना, इसलिए पावर होगी। और पावर को हम लोग ऊपर ही रिप्रेजेंट करेंगे। I will represent the power in upper side. Why? Because power is a scalar quantity. I know EMF भी स्केलर क्वांटिटी है बेटा, हम लोग वोल्टेज को स्केलर ही लेते हैं। बट यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है, जो वोल्टेज की डायरेक्शन है, वही करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगी करंट किस तरफ जाएगा। और देखो करंट की डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, माना करंट स्केलर क्वांटिटी है तो हम उसे वेक्टर साइन नहीं दे सकते, बट उसकी डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान में रखें। बट पावर टेक्निकली स्केलर है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये 100% स्केलर है। तो ऑब्वियसली बात है, ऊपर दिखा दी कितनी पावर? b स्क्वायर l स्क्वायर v स्क्वायर बाय r। ओके, सेकंड केस, b से 2b फ्लक्स कांस्टेंट, इसलिए ईएमएफ नहीं है, यहाँ पे ईएमएफ जीरो, इसलिए फोर्स भी जीरो, इसलिए पावर भी जीरो। सेम नेक्स्ट केस में भी ऐसे ही, और उसके अगले केस में पावर भी लगेगी। सीधी सी बात है, पावर खर्च होगी। अब पावर सीधी सी बात है, इधर घुमाने में खर्च करो चाहे इधर घुमाने में, पावर तो पावर खर्च होने वाली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? सो दिस इज योर लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूमेरिकल जो हॉर्स का इस चैप्टर में है, बट इस लेक्चर का हमारा लास्ट। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने 3 ही न्यूमेरिकल्स किए हैं, जिसमें एक डेरिवेशन था, एक न्यूमेरिकल था, बट बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। सो दिस लेक्चर वाज टोटली डेडिकेटेड ऑन द हॉर्स न्यूमेरिकल। आई होप यू गेट इट। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर आउट कीजिए, इसको नोटेड डाउन करो प्लीज। बोर्ड पे है वो, तो आपके एनसीईआरटी में, आपके नोट्स में भी जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, किसी के पीछे अगर टैग लाइन है तो प्लीज उस क्वेश्चन को जरूर अपने फेयर नोट्स में ऐड कीजिए। गॉट दैट पॉइंट? सो प्लीज नोट इट डाउन, कंप्लीट इट। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अपने थ्योरेटिकल पोर्शन पे वापस आएंगे और अपने ईएमआई के प्रोसीजर को और आगे बढ़ाएंगे। गॉट दैट? सो प्लीज डू दैट।